हम चर्चा करने वाले हैं कि कानून कैसे बनता है। पहली बात, एक बिल कैसे बनता है, बिल की पहले क्या कोई एक जांच पड़ताल स्क्रूटिनी होती है, और उसके बाद में ये पार्लियामेंट में पास होके एक तरीके से कानून के रूप में हमको कैसे दिखता है। और ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और आप हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं, लोगों में बड़ी रुचि है इस टॉपिक को लेकर कि कोई चीज कानून कैसे बन जाती है, तो आप क्या विस्तार से इसको समझा सकेंगे? तरुण जी धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और मुझे लगता है कि भारत के सबको, खासतौर पे युवाओं को इसको समझना चाहिए कि लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे क्या है। अगर मोटा मोटा देखें तो 3 तरीके के कानून बनते हैं। एक तो बनता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कानून होता है, दूसरा हमारा होता है फाइनेंस, जिसमें आर्थिक मामले होते हैं उससे संबंधित कानून बनता है, और तीसरा होता है जो पब्लिक वेलफेयर से संबंधित। 3 तरीके का मोटा मोटा कानून कह सकते हैं। एक और भी कह सकते हैं जिसमें संविधान संशोधन किया जाता है। जब भी कोई, खासतौर पे 90% जो कानून बनते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के होते हैं, 10% में बाकी सब आ जाते हैं। संविधान संशोधन, फाइनेंस, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारे आपके 10% में आते हैं। 90% जो कानून बनते हैं वो जन कल्याण के कानून बनते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं जन कल्याण। इसकी शुरुआत होती है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, और इनफैक्ट इसकी शुरुआत होती है पब्लिक डिमांड से। ये भी हो सकता है कहीं किसी एक विषय पे आंदोलन शुरू हो गया हो, उसकी मांग धीरे धीरे सरकार के पास पहुंचे, या संबंधित विधायक या सांसद विधानसभा या लोकसभा में उसको बार बार रेज कर रहे हो, या कभी कभी कई बार ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट कह रहा हो कि आप इस विषय पे आप कानून बनाने के लिए सोचिए, जैसे ट्रिपल तलाक केस में हुआ। तो कानून बनाने की जो इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पब्लिक डिमांड भी है, कोई धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी हो सकता है, या संसद विधानसभा में बार बार उसको किसी सदस्यों के द्वारा उठाया जा रहा हो। ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। अब जब एक बार ये विषय उठ गया, जन दबाव बनना शुरू हुआ, तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट उस पे एक इंटरनल कमेटी बना देते हैं। वो कमेटी अपर सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट डायरेक्टर या उस डिपार्टमेंट की एक टीम बन जाती है जो उसको ड्राफ्ट करना शुरू करती है। ड्राफ्ट अभी ये इनिशियल वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट करता है। जब ये शुरू होती है प्रक्रिया, उसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें होम मिनिस्ट्री से इनपुट लेना होता है, चाहे वो केंद्र का विषय हो चाहे राज्य का विषय हो। कुछ में इनिशियल में ही लॉ मिनिस्ट्री से भी पूछना होता है कि हम इस पे बना सकते नहीं बना सकते, क्योंकि जो संविधान है इसका शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 है कंकरेंट लिस्ट। तो ज्यादातर मामले तो डिफाइंड है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये समझ में नहीं आता ये किस लिस्ट का विषय है। उसको क्लेरिफाई करने के लिए रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट लॉ मिनिस्ट्री से पूछता है कि आप ये बताइए जो हम सोच रहे हैं, अगर मान लीजिए स्टेट कानून बनाना चाह रहा तो देखा है वो स्टेट लिस्ट में है भी कि नहीं है, या कंकरेंट में है कि नहीं है, और मान लीजिए बिल्कुल नहीं डिफाइन है, फिर लॉ मिनिस्ट्री अपनी ओपिनियन देगा। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, उनसे ओपिनियन लेके वो बताते हैं कि हाँ इसमें बना सकते नहीं बना सकते। और इस प्रक्रिया के बाद एक कंसल्टेशन शुरू होता है। पहले इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से भी थोड़ी इनपुट लिया जाता है, और करके कई बार इसका ड्राफ्ट डाला जाता है। पॉलिसी यही कहती है डालना चाहिए, पॉलिसी ये कहती है कि ड्राफ्ट एक बार पब्लिश कर देना चाहिए, और कई बार ऐसा होता है कि ड्राफ्ट करने के पहले ही पब्लिक ओपिनियन मांग ली जाती है। कई बार आपने देखा, जैसे बजट बनना होता है फरवरी में, तो अभी नवंबर या दिसंबर में ही निर्मला सीतारमण जी के डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री से आया, भाई आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन दीजिए, हमें बजट ड्राफ्ट करना है। तो बजट ड्राफ्ट में तो इस तरीके से एक जनरल ओपिनियन मांगी जाती है, लेकिन जब कानून बनाना होता है तो उसमें स्पेसिफिक पॉइंट पे ओपिनियन मांगी जाती है। वो प्रक्रिया चलती है 1 से 2 महीने तक। फिर डिपार्टमेंट जी, अगर आम आदमी को अपना मत इसमें देना हो, या जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है जो उस एरिया या फील्ड जिसमें वो कानून बन रहा है उससे प्रभावित पार्टी है, तो ये क्या अखबार में छापा जाता है, या वो कोई मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे कानून को एक तरीके से ऑब्जेक्शन सजेशन के लिए आपको देखने पढ़ने मिलता है? कहाँ लोग इसको एक्सेस करते हैं या कहाँ देख पाते हैं लोग कानून? देखिए, ये ज्यादातर तो अपने जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, अगर हेल्थ मिनिस्ट्री का कानून है तो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आएगा,
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है तो उनके उस पे वेबसाइट पे आएगा। अगर वो कानून मंत्रालय डायरेक्ट खुद ही बना रहा है तो मुझे लगता है फिर कानून मंत्रालय की वेबसाइट पे होता है। कई बार ऐसा होता है कि लॉ कमीशन को ओपिनियन मांग लेते हैं तो लॉ कमीशन अपने वेबसाइट पे डाल देता है। तो ये प्रक्रिया इनिशियल होती है। इसको जब एक बार हो गई इनिशियल प्रक्रिया, इसके बाद एक 2014 में बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है इस दिशा में, जो मैं जरूर बताना चाहूंगा। फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, लॉ मेकिंग पॉलिसी बनाई थी। उसमें ये एक पैरामीटर सेट किए गए, वो गूगल पे भी है, आपके सारे दर्शक उसको गूगल पे सर्च कर दे सकते हैं। 3 पन्ने की है, क्या कहते हैं, वो पॉलिसी है, जिसमें ये पूरा निर्धारित कर दिया गया है कि हमें किस तरीके से हर हालत में इसको मैक्सिमम पब्लिसाइज करना है। ड्राफ्ट को प्री ड्राफ्ट कंसल्टेशन भी हमें पब्लिसाइज करना है, पोस्ट ड्राफ्ट कंसल्टेशन भी पब्लिसाइज करना है। अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं वो मुझे लगता है बीच में शायद पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पाता, कई बार नहीं हो पाता जब ऑर्डिनेंस वगैरह आने होते हैं, और इस कोविड वाले टाइम में तो बिल्कुल नहीं हो पाया, उसके पहले होता रहा है वो। लेकिन वो एक मैंडेटरी क्राइटेरिया बन चुकी है जिसको बोलते हैं प्री ड्राफ्ट कंसल्टेशन पॉलिसी। एक बार जब ड्राफ्ट बन गया फिर उसको वेबसाइट पे डाला, फिर उसको कहते हैं पोस्ट ड्राफ्ट कंसल्टेशन पॉलिसी, फिर उस पे भी सबके ओपिनियन आ गए। उसके बाद फिर एक बार फिर दोबारा फिर से उसको लॉ मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा, लॉ मिनिस्ट्री का कोई ऑब्जेक्शन होगा वो दे देगा, उसको रिमूव किया जाएगा, फिर वो आएगा कैबिनेट की अप्रूवल के लिए, फिर वो कैबिनेट की अप्रूवल के लिए आएगा। जब कैबिनेट ने भी क्लियर कर दिया तो कई बार ऐसा होता है कि कैबिनेट ने अप्रूवल किया और पार्लियामेंट में पेश किया तो सीधे डिबेट हो गई, सीधे बहस हो गई, कानून बन गया, चाहे वो विधानसभा में गया लोकसभा में गया। कई बार ऐसा भी होता है तरुण जी कि उस विषय पे बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, फिर उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है। हर एक डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है, कई सारी स्टेट में भी बनी होती है, सेंटर में भी बनी होती है। फिर वो स्टैंडिंग कमेटी के पास दिया जाता है 3 महीने या 4 महीने, एक सेट टाइमलाइन सेट करके दिया जाता है। वो स्टैंडिंग कमेटी अपनी अपनी ओपिनियन दे देता है, वो दोबारा फिर से आता है, स्टैंडिंग कमेटी की जो ओपिनियन है या सजेशन है उसको इनकॉर्पोरेट करके दोबारा फिर से उस ड्राफ्ट को रिवाइज किया जाता है, फिर से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये इसकी बेसिक प्रक्रिया है। अश्विनी जी, आपसे मुझे ये जानना है, वकील के तौर पर और जो पॉलिटिकल सिस्टम और पब्लिक पॉलिसी को अच्छी तरह जानते हैं, ऐसे भी व्यक्ति के तौर पर आप मुझे ये बताएं कि ये जो तराशने का एक तरीके से प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप लोगों से भी राय लेते हैं, फिर स्टैंडिंग कमेटी को भी रेफर किया जाता है जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको एक तरीके से देखते हैं, इसके ऊपर विचार विमर्श होता है। और जितना मैंने अपने करियर, एक जर्नलिस्टिक करियर में देखा है कि स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बहुत अच्छे से चर्चा होती है, क्योंकि वहां मीडिया नहीं होता है, तो वो अक्रॉस पार्टी लाइंस चर्चा जो होती है उसमें खुल के बातें होती है। आपको लगता है इससे बेहतर लॉ बनाने में काफी मदद मिलती है ये प्रक्रिया से? स्टैंडिंग कमेटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे लगता है कि वहां जो आपने जैसा कहा बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। कई बार वहां बल्कि ऐसा भी होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी उसको सदन में विरोध करने वाली है, सबको दिखाने के लिए वो भी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर उसको चुपचाप इंडोर्स कर देती है। और कई बार ऐसा भी होता है वहां कहते हैं देखो जी ये होना तो ये चाहिए, लेकिन जब इस सदन में आएगा तो हम तो ये बोलेंगे, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा, ये देश की जनता को समझने की जरूरत है। कहती है नेताओं के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं, तो ऐसा कई बार हुआ है। और मैंने व्यक्तिगत कई कानूनों में देखा है जहां पे मुझे व्यक्तिगत रूप से पता चला कि नहीं वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे या जो उनके अलग अलग पार्टियां थी, उनका यहां तो कहना कुछ और था, लेकिन अब वो आके संसद में कुछ और बोल रहे। तो ये है, लेकिन डिबेट की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और इनफैक्ट तरुण जी, जो 2014 में पॉलिसी बनी फरवरी में, जो पॉलिसी सबको सर्कुलेट कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट को, बहुत अच्छी पॉलिसी। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे शायद उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। देखिए, प्री ड्राफ्ट कंसल्टेशन हो गया, डिपार्टमेंट ने एक मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया, और उस ड्राफ्ट को अगर 2 महीने के लिए, जो मैंने PIL भी किया है, आपसे चर्चा मैंने आपको बताया था, और अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे आना है वो, कि अगर जब वो 60 दिन के लिए ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, उसका जो सबसे बड़ा पहलू होगा कि आप जैसे लोग जो अच्छी मतलब बहुत तरीके से हर विषय पे डिबेट करते हैं, बड़ा शांतिपूर्वक, चिल्लम चिल्ली नहीं कराते,
और बहुत अच्छी तरीके से किसी भी विषय पे डिबेट कराते, तो वो डिबेट होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिबेट होगी ड्राफ्ट के ऊपर, प्रिंट मीडिया में जिनको आर्टिकल लिखना हो आर्टिकल लिखेंगे, एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन देंगे, और उस कानून के बारे में संसद में आने से पहले ही वो कानून आपके नीचे ग्राम प्रधान और पार्षद लेवल तक चला जाएगा। उसका एक बड़ा पहलू यह भी होगा कि जब आपके सांसद के पास, विधायक के पास वो ड्राफ्ट 2 महीने पहले आ गया, तो जब वो अपने विधानसभा में जाएगा, अपने लोकसभा में जाएगा, तो वहां पे जो अच्छे अच्छे लोग हैं, क्योंकि देखिए देश हित में सोचने वाले कश्मीर में भी है, कन्याकुमारी में भी है, कच्छ में है, कामरूप में, केवल दिल्ली में नहीं है। केवल हम ही आप दो, मतलब ऐसे नहीं कि यही कुछ बुद्धिजीवी दिल्ली में बैठे हुए, पूरे देश भर में हर जिले में बुद्धिजीवी है। उनकी ओपिनियन जब आएगी तरुण जी, तो कानून और अच्छा बनेगा। इसलिए हमने जो पीआईएल फाइल किया उसमें हमने यही मांग किया है कि रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट अपनी तरफ से जो कुछ करना वो बेस्ट करके ड्राफ्ट बना दे। वो ड्राफ्ट चला जाए, पब्लिक डोमेन पे, वेबसाइट पे चला जाए। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चर्चा करे, प्रिंट मीडिया में आर्टिकल लिखे जाए, संपादकीय लिखे जाए, एडिटोरियल लिखे जाए, एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन दे। इसके अलावा सोशल मीडिया में तो चर्चा होगी, अपने आप नेचुरल सी बात होगी। सबके अपनी ओपिनियन आ जाएगी, जो देश के साथ है उनकी भी, जो देश के खिलाफ है उनकी भी, जो कानून के साथ है वो है उनकी भी, जो कानून के खिलाफ है उनकी भी। इसका एक बड़ा पहलू ये होगा कि जो कुछ हो हल्ला होगा, शोर शराबा होना होगा, धरना प्रदर्शन होगा, वो पहले ही हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि बहुत अच्छे अच्छे सेशन आएंगे अक्रॉस द कंट्री। इसका जो सबसे बड़ा पहलू होगा कि पीआईएल्स की संख्या कम हो जाएगी। अभी आप देखिए कि चूंकि बहुत लिमिटेड लोग कानून बनाते हैं, तो कई बार उसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें छूट जाती हैं जिसको लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, और कई बार मैंने ये देखा कि केवल प्रोसेस के कारण कानून अच्छा है लेकिन ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, इसलिए उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म कर देता है। अभी मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं, 2 दिन पहले का, जो एग्रीकल्चर कंकरेंट लिस्ट में आया है, ये सोचिए मुझे लगता है 54 या 56 में आया था, और वो अब चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर नोटिस इशू कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय आधे विधानसभाओं से अप्रूवल नहीं ली गई थी। केवल इतने पे कानून अच्छा है, अगर कानून खराब होता तो मुझे लगता है कि अब तक कब तक हंगामा हो चुका होता। किसी ने हंगामा नहीं किया। एक वकील ने केवल इसी बात पे कि यह कानून बनाते समय जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो नहीं हुआ, उसको पीआईएल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी कर दिया है। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें, जब वाइड कंसल्टेशन होगा, ड्राफ्ट आपके वेबसाइट पे आएगा, पीआईएल कम होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेंगे। कल को कोई पीआईएल करेगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पूछेगा भैया जिस ग्राउंड पे आप हमें यहां आके चैलेंज कर रहे हैं कानून को, इस ग्राउंड को आपने सरकार के सामने रेज किया कि नहीं किया, उस डिपार्टमेंट के सामने रेज किया कि नहीं किया, या स्टैंडिंग कमेटी के सामने रेज किया कि नहीं किया। तो मुझे लगता है इससे एक सबकी सहमति भी बनेगी, वाइडर कंसल्टेशन होगा, कानून में कोई कमी नहीं होगी, बहुत अच्छा कानून बनेगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो ड्यू प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है, जिसमें आप कानून लाने के पहले प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन करते हैं, फिर आप लोगों के सामने रखते हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस पूरे इंडिया में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो या प्रोफेशनल्स हो, उनके थ्रू मंगाते हैं। फिर पार्लियामेंट में एक सेलेक्ट कमेटी में जाने का भी प्रावधान है, उसके अंदर में अगर कोई उसमें विचार विमर्श करना, फाइनली जब टेबल होता है उसके ऊपर फिर चर्चा होती है। तो आप एक 4 लेयर सिस्टम बता रहे हैं जो 4 बार चर्चा करने का आपको एक तरीके से प्रावधान है इसके अंदर में। आपको क्या लगता है ये बहुत एक तरीके से पेशेंटली बनाया गया प्रोसीजर है, जिसमें कुछ समय तो लगता है लेकिन काम अच्छा होता है? देखिए, हमारा संविधान इस मामले में बहुत ही खूबसूरत है और ये सारी बातें ऑलरेडी हमारे संविधान सभा में हुई थी। और इनफैक्ट जो ड्यू प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, संविधान को बनाने में यही ड्यू प्रोसेस फॉलो हुआ। संविधान बनाना हुआ तो पहले 9 कमेटी बना दी गई, सब कमेटीज बनाई गई, सबको एक दे दिया गया। फंडामेंटल राइट की एक कमेटी बनी, फंडामेंटल ड्यूटी की एक कमेटी बनी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की एक कमेटी बनी, स्टेट का अलग, ऐसे ऐसे करके अलग अलग कमेटीज बनाई गई और बड़े टैलेंटेड लोगों ने उस पर लंबी चर्चा किया, जगह जगह जाके चर्चा किया सबसे। तो एक तरीके से जो काम हम अपने संविधान को बनाने में हमने किया था, लगभग वही प्रोसेस आज भी किया जा रहा है। मैं इतना रिग्रेसिव और इतना अच्छा प्रोसेस दुनिया में कहीं नहीं होता।
बस उसको पूरी तरीके से उसी लेटर स्पिरिट में उसको लागू करने की जरूरत है। एक बात मैं इससे जरूर सीखा हूं कि बहुत साल पहले एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करने का मौका मिला था। उन्होंने हमको एक चीज समझाई थी कि आप दिल्ली में बैठे पत्रकार जैसे फरमान जारी कर देते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप अपने आप में ऐसा करते हैं, लेकिन आपको चीजें समझनी चाहिए। हमने पूछा था क्या समझना चाहिए, उन्होंने कहा आपने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि एक डिस्ट्रिक्ट वाटर सरप्लस है, तो उन्होंने कहा आपको पता है कि वो जिले में यानी डिस्ट्रिक्ट में एक तरीके से हाईलाइंग एरिया यानी कि माउंटेन वगैरह जिसको हम कहते हैं, हिल कहते हैं, पहाड़ी इलाका है, और नीचे लो लाइंग एरिया है। बोले पहाड़ी इलाके में सूखा पड़ा है और नीचे जो है उसमें वाटर सरप्लस है, क्योंकि पानी ऊपर से गिर के नीचे आ गया इसलिए ऊपर सूखा है। आपने आर्टिकल में लिख दिया कि वो वाटर सरप्लस है, उससे क्या होगा कि ऊपर हम निधि नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि सब कहेंगे वहां पैसा क्यों भेजे, वहां तो वाटर सरप्लस है, तो वाटर का हम भेज नहीं पाएंगे। हमने कहा हमको ये सरकारी आंकड़ों से मिला है, तो उन्होंने कहा यही बात है, इसीलिए आपको जो लोकल प्रतिनिधि है, जो लोकल एमपी है, उनसे चर्चा करनी चाहिए, वो आपको बता पाएंगे कि सच में वाटर सरप्लस है। दिल्ली के फाइलें पढ़ के आप खबर ना बनाएं। तब हमको कहीं जाके पता चला कि हमसे भी चूक होती है, हम दिल्ली में फाइलें पढ़ के अपना पूरा देश के बारे में एक अनुमान लगा लेते हैं, पर वस्तु स्थिति अलग होती है। आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हमारा देश अगर पॉपुलेशन के साइज में देखें तो अमेरिका का 5 गुना है, लेकिन अगर आप कल्चर के हिसाब से देखें, डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें, लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो अमेरिका का 20 गुना है। अमेरिका से 20 गुनी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, अमेरिका से 20 गुना ज्यादा यहाँ कल्चर है, अमेरिका से 20 गुना ज्यादा यहाँ कस्टम्स है। तो जब हम कानून बनाते हैं पब्लिक वेलफेयर के, तो उसमें हमें चूंकि इन जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको हमें सेटिस्फाई करने की जरूरत है, हम उसको दिमाग में रख के कानून बनता है जब भारत में कानून बनाया जाता है। अब हम कानून अगर कुछ बना रहे हैं तो हमें उसमें लद्दाख का जो व्यक्ति है उसको भी आराम मिले, उसका भी वेलफेयर हो, और जो लक्षद्वीप में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका भी वेलफेयर हो। कच्छ के व्यक्ति, क्योंकि सेंट्रल कानून तो एक ही है, वो अमेरिकन सिस्टम भी नहीं है कि आपको अलग अलग उसके हिसाब से चलेगा, यहां तो जो सेंट्रल कानून है पूरे देश में चलेगा। तो एक कानून से आपको लद्दाख से लक्षद्वीप और कच्छ से कामरूप सबके, अगर मान लीजिए आप एक किसान का कानून बना रहे हैं तो सोचिए कि इतने बड़े एरिया में आपको सारे किसानों का वेलफेयर देखना है, इसलिए इतना ड्यू प्रोसेस और इतना लेंदी प्रोसेस, इतना ज्यादा कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। फिर अगर आप किसी मान लीजिए सिविल राइट के इशू पे बनाते हैं, जिसको पर्सनल लॉ भी कहते हैं, मैं इसको पर्सनल लॉ नहीं कहता, इनफैक्ट पर्सनल लॉ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सिविल राइट एंड ह्यूमन राइट। तो जब आप कहीं ह्यूमन राइट के विषय पे बनाते हैं या सिविल राइट के इशू बनाते हैं तो भी आपको इतना वाइडर कंसल्टेशन इसलिए जरूरी है कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका से 20 गुना ज्यादा भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं और अमेरिका से कम 20 गुना अधिक यहाँ त्योहार और रीति रिवाज, प्रथा कुप्रथा सब कुछ है यहाँ पे। तो आपको सबको सेटिस्फाई करना है। पता चला कई बार ऐसा भी हुआ कि आपने कानून बहुत अच्छा बनाया, उसकी समझ थोड़ी नहीं पहुंची लोगों को, तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। जी, हमारी इतनी विविधता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सेंटर से कानून बनाते हैं और अगर एक स्टेट या 2 स्टेट भी इसका विरोध करें, तो जैसा कि आपने कहा इतना बड़ा देश है कि एक स्टेट का पॉपुलेशन कनाडा के 3 गुना पॉपुलेशन हो जाता है, यानी 3 कनाडा विरोध कर रहे हो, इस तरह की हालत पैदा हो जाती है देश में केवल एक स्टेट से। देखिए तरुण, मैं आपको बताऊं, ये सोचना कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाएगी और उसका विरोध नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अगर विरोध होना बंद हो गया इसका मतलब हमारे देश में डेमोक्रेसी है ही नहीं है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये इसी का इंडिकेशन है कि हाँ कानून का विरोध होता है जी। लेकिन वो विरोध मतलब एकदम देश विरोधी नहीं होना चाहिए। नीतियों का विरोध करिए, भाई सबको 100% सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री जो हो या इसके बाद जो भी बनेगा या इसके पहले जो भी बनेगा, 100% सेटिस्फेक्शन मुश्किल है। लेकिन मोटा मोटा मैं ये कहता हूं कि कोई कानून कम से कम अगर मान लीजिए उसमें कुछ रह भी गया, कुछ लोग छूट भी जा रहे हैं उस कानून से, लेकिन 90% वो इंडिया कवर हो जाना चाहिए, 90% लोग सेटिस्फाई हो जाने चाहिए। इतना बन सकता है, अगर 90% लोग सेटिस्फाई हो जाए, 90% इंडिया कवर हो जाए, तो आप समझिए कानून एक्सीलेंट कानून है, वो एक्सीलेंट कानून है, उसमें फिर कोई कमी नहीं रह गई है। लेकिन आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यू प्रोसेस की बात कही है। अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाए तो फिर कोई इसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारी चीजें तो
तो इधर ही आपको लगता है जो नेता जो वकील होते हैं पार्टी में, इनकी बहुत एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो वकालत, देखिए हमारे देश में एक प्रथा रही है, वकील बहुत बड़े मंत्री पद पर पहुंचे हैं, बहुत बड़े बड़े पद उनको मिले हैं, इसलिए नहीं मिले हैं क्या कि वो सिर्फ वकील थे, उनका लॉ मेकिंग प्रोसेस में डेमोक्रेसी को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको लगता है वकालत और वकीलों का एक तरीके से यही योगदान रहा है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो होता रहा है सरकारों में? देखिए, वकील और पॉलिटिक्स का चोली दामन का साथ है। महात्मा गांधी वकील थे, सरदार पटेल वकील थे, नेहरू जी वकील थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, सारे बैरिस्टर थे। तो आप अगर इस पूरे आजादी के आंदोलन को देखें, जिन लोगों ने लीड किया पूरा आंदोलन, तो उसमें बहुत सारे वकील थे। और आजादी के आप बात भी देखें, उसका एक बड़ा, जैसे मैं भी वकील हूं, तो हमें एक बड़ा एक प्लस पॉइंट ये है तरुण, कि मैं आपसे भी मुलाकात करता हूं, मतलब मीडिया से बात करता हूं, फिर इतने सारे क्लाइंट आते हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। हमें अपने केस की तैयारी करने के लिए पर डे कम से कम 2-3 अखबार पढ़ना होता है, 2 हिंदी 2 अंग्रेजी। हमें वो जो ग्राउंड पे चीजें छप रही उसको भी पता होता, हमें मतलब हमें अपडेट रखना पड़ता है। तो और दूसरा, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हमारे लिए एक तरीके से वो बाइबल, कुरान और गीता रामायण हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि वकीलों का योगदान पहले था, आज भी है, पूरी दुनिया में है। लॉ मेकिंग में पहले 1 मिनट आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। पर्सनल लेवल पर बहुत सारे देश के बहुत वरिष्ठ नेतागण हैं जो वकीलों को बुला के उनसे राय लेते हैं कानून बनाने के पहले। मुझे भी पता है काफी सारे वकील जाके मिलते हैं, और नेता ये इंकरेज भी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक पॉपुलर सेंटीमेंट अलग चीज होती है, बट कोई चीज कानून के दायरे में रह के काम करना बड़ी बात है, और वो करना चाहिए क्योंकि देश के हित में। आपको लगता है इसका भी देश को बहुत फायदा होता है जब वकीलों की कमेटी बना करके, नेता एक अनऑफिशियल कमेटी होती है, इसका कोई नाम तो होता नहीं है, लेकिन एडवाइस जरूर करते हैं। आपको लगता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे देश की, जिस तरह राजनीति उसमें होती है उसकी? देखिए, अगर आप देखें, भारत की जो दोनों लीडिंग पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में बैटरी ऑफ लॉयर्स है। इसके पहले भी थे, सिब्बल साहब थे, सिंघवी साहब थे, और भी लोग थे। हमारे सरकार में भी पहले जेटली जी थे, आज भी रविशंकर जी हैं, और भी भूपेंद्र जी हैं, बहुत सारे और भी वकील हैं। तो वकील एज ए एडवोकेट, हमें संविधान का ज्ञान है, हमें कानून का ज्ञान है। तो जो वो एक लोक लुभावन चीजें होती हैं, उनमें दोनों में सामंजस्य बैठाना, कि वो लोक लुभावन चीजें, पब्लिक डिमांड भी फुलफिल हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, ये दोनों वकील ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अच्छी बात कही, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी ना कि नेता है, नेता तो है ही, प्लस वकील भी है, तो उनका भी एक तरीके से लाभ सरकार को मिलता है। भूपेंद्र जी हमारे कई कमेटीज के चेयरमैन है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, और कई सारे कानून गए हैं उनके कमेटी में। हमेशा बहुत अच्छी डिस्कशन वो कराते हैं, बहुत अच्छा जो है पार्टिसिपेशन कराते हैं। और आप जब आप देखें, जब भी उनके पास कोई कानून गया है, वो हमेशा उसमें कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन होके आया। तो मुझे लगता है कि जैसे भूपेंद्र जी है, रविशंकर जी है, इसके पहले जेटली जी थे, इन लोगों को जो इनका एक्सपर्टीज है, जो लॉ की इनकी एक्सपर्टीज है, उसको देश का बहुत फायदा मिलता है। आपसे चर्चा करके आज हमको एक तरीके से प्रोफेस की जानकारी हुई है। बहुत सारे जो आपको पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी इस आज कार्यक्रम को देखेंगे, उनको भी ज्ञान होगा कि क्या एक ड्यू प्रोसेस होता है और उसका फायदा देश को कैसे होता है, वकील नेता का फायदा देश को सही तरीके में कैसे होता है। आपने दोपहर के समय आज वक्त निकाला अश्विनी जी और हमारे साथ लीगली स्पीकिंग पर जुड़े, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।